So today we'll be finishing off with that of structure of atom. ठीक? And this is the last portion we are talking about. That is shapes and size of orbitals. Shapes and sizes of orbitals. ऑर्बिटल की शेप्स कैसी होती है, ऑर्बिटल के साइज कैसे होते, कैसे देखते हैं, ठीक। तो इसके लिए बेटा हम लोग पढ़ेंगे एक रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। क्या पढ़ेंगे? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। तो हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं आज। तो हमें पढ़ने हैं बेसिकली रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। ठीक है जी। So when you talk about radial probability distribution graphs or curves, you all know कोई भी ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किया जाता है। तो यहां पे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है पहले हमें वो समझना होगा, और ये ग्राफ कैसे बनते हैं, उसका क्या फायदा होता है वो समझना होगा। तो सबसे पहले हम जो ग्राफ यहां पे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले हम बनाएंगे वेव फंक्शन ग्राफ्स, वेव फंक्शन कर्व्स। अब वेव फंक्शन कर्व, वेव फंक्शन क्या होता है बेटा? हमने अभी तक पढ़ा है वेव फंक्शन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वेव फंक्शन? आप बोलते हो वेव फंक्शन साई होता है। तो हम ये ग्राफ बना रहे हैं साई वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक। तो हमने ये ग्राफ बनाना है। हमने यहां पर ये ले लीजिए अपनी ग्राफ की एक्सिस, ठीक है जी। इस साइड ले लिया बेटा साई और इस साइड ले लिया बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ओरिजिन जो है इसको न्यूक्लियस मान लिया। ये मान लिया ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है जी। और ये डिस्टेंस आर जो है, ये आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। पहले ये ग्राफ हम बना रहे हैं फॉर 1s, 1s सबशेल के लिए ग्राफ बना रहे हैं। देखो बेटे, ऑब्वियस सी बात है कि हमें जब भी ग्राफ बनाना है तो हमें साई की वैल्यूज सॉल्व करनी पड़ेगी बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है और ना ही करनी है। हालांकि आप कई क्वेश्चन ऐसे देखेंगे बेटा, हो सकता है मेरी असाइनमेंट में भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन पे बेस्ड है। वो अगर है तो उसको काट दीजिएगा, वो काम का नहीं है। बहुत साल पहले ऐसा क्वेश्चन आते थे, ठीक, जब क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा डिटेल हमारे से +1 में होता था। अब नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करिएगा उसमें, और ना ही उसके बारे में सोचिएगा, ठीक। सिर्फ ये है कि साई का अब हमने क्या निकालना है। मान लो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को साई के लिए सॉल्व किया, 1s सबशेल के लिए सॉल्व किया। जैसा कि पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम होती है। तो ये भी ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा वो वेव्स होंगी, इसलिए वेव फंक्शन विल बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस का टचिंग नहीं होगा, ये ऑब्वियस है। अब हमने वैल्यूज पुट कर करके साई के लिए सॉल्व की, और मान लो वो कुछ ऐसे ऐसे ये वैल्यूज आई बेटा, ठीक। These are the values we are getting by solving Schrodinger wave equation कि इस रेडियस पे साई की वैल्यू ये थी, इस रेडियस पे साई की वैल्यू ये थी, इस रेडियस पे साई की वैल्यू ये थी, इस डिस्टेंस पे साई की वैल्यू ये थी, इस डिस्टेंस पे साई की वैल्यू ये थी। एंड दिस विल बी एक्सपेरिमेंटली डेवलप्ड, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ ये समझ लीजिएगा कि ये ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। 1s के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा बेटा, ठीक है जी। इस तरह का कुछ ग्राफ हमारे पास 1s के लिए मिलेगा, ठीक, साई का। यानी इसको अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं, इस डिस्टेंस पे अगर आपको मान लो साई निकालना है, वेव फंक्शन निकालना है,
तो उसकी वैल्यू यहां से यहां ये होगी। अगर इस डिस्टेंस पे निकालना है तो यहां पे ये होगी। इफ दिस इज R1, दिस इज psi1, दिस इज R2, दिस इज psi2 एंड सो एंड फोर्थ। और ये एक्सपेरिमेंटली हमने साई की वैल्यूज निकाल के ये ग्राफ बनाया था अपना 1s के लिए। क्लियर हो गया? ये 1s का ग्राफ है, सिर्फ देख लो, इसमें बनाने की कोई लोड नहीं है कि कैसे बना, ये देखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही बेटा हम 2s का ग्राफ बनाएंगे। ऐसे बेटे हमने 2s के लिए ग्राफ बनाया, ये साई है और ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और अब ग्राफ बन रहा है 2s के लिए। देखो बेटा, साई में बियर अ पॉजिटिव वैल्यू एंड साई में बियर अ नेगेटिव वैल्यू। साई की वैल्यू कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, साई की वैल्यू कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट मतलब एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, बट इट मे बी अ पॉजिटिव वैल्यू, मे बी अ नेगेटिव वैल्यू। क्यों बेटा? सिंपल बात है, साई क्या रिप्रेजेंट करता है? साई रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड। अगर मैं एक वेव बनाता हूं तो बेटा वेव का एम्पलीट्यूड ऐसा होगा, वेव ऐसा होगा। तो इसमें अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू है साई की भाई। तो कहने का मतलब साई में बियर अ पॉजिटिव वैल्यू, में बियर अ नेगेटिव वैल्यू। लेकिन 1s में जब हमने सॉल्व किया तो कोई नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं आई, इसलिए ग्राफ हमारे पास ऐसा बना। लेकिन जब हम 2s का प्लॉट करते हैं, हम देखते हैं कि ग्राफ ऐसे करके जाता है और नेगेटिव वैल्यू भी अटेन करता है और फिर पॉजिटिव वैल्यू अटेन कर लेता है। यानी 2s के लिए साई की दो वैल्यूज होती है, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली। दो वैल्यूज हमारे पास साई की होती है 2s के लिए। ठीक है जी। अब देखो बेटे, एक बात समझ लेना, ये आगे जाके धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जिसका भी n-l सेम होगा, जिसका n-l सेम होगा, उसका ग्राफ भी सेम होगा। n-l सेम होगा तो ग्राफ भी सेम होगा। ये आगे मैं प्रूव कर दूंगा ऐसा क्यों होता है। जैसे आगे ग्राफ जाएंगे तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा n-l सेम होने से ग्राफ सेम क्यों होता है। इट इज वेरी सिंपल। जैसे अगर 1s है, 1s का n 1 है और l की वैल्यू 0 है, तो n-1 1, तो इसका ग्राफ ऐसा बना है। वहीं पर अगर बेटे मैं 2p लेता हूं, ठीक, 2p लेता हूं, तो 2p में n की वैल्यू 2, ठीक, और l की वैल्यू 1, तो 2 - 1 1, तो यानी 2p का ग्राफ विल बी सेम एज दिस। यानी अगर बेटे मेरे को 2p का ग्राफ बनाना होता, ये साई होता, ये r होता, और मुझे 2p का ग्राफ बनाना होता, क्योंकि इसका n-l सेम है तो इसका ग्राफ भी सेम है। बट फर्क सिर्फ इतना है, r का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, r का जो वैल्यू होगा वही डिफरेंट होगा, बाकी ग्राफ की फॉर्मेशन सेम होगी, ग्राफ का नेचर सेम होगा। इसी तरह से अगर 2s के लिए बात करोगे तो 2s के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, यहां आया 2, तो इसका n-l अलग है तो बेटा इसका ग्राफ भी अलग है। अगर मैं तुमसे पूछता कि मेरे पास 3D का ग्राफ कैसे बनेगा, हाउ विल यू फॉर्म द ग्राफ ऑफ 3D, साई का ग्राफ 3D के लिए कैसे बनाओगे, तो 3n, n की वैल्यू 2 1, तो बोलो कैसे बनेगा बेटा, इट इज सेम एज 1s। तो देखो ये ग्राफ सेम है, ठीक, ये भी सेम आ गया, ये सेम ग्राफ आ गया। अगर कल को मैं बोलूं 4f का ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा, 4f का ग्राफ साई का, 4f का, तो 4 - 3 अगेन इट विल बी 1, सो इट विल बी सिमिलर टू 1s। अगर कल को मैं तुम्हें बोलता हूं कि मुझे ऐसा करके बताओ कि 5f का ग्राफ बना के बताओ, इसका 5f का ग्राफ बना के बताओ, तो 5f का ग्राफ कैसे होगा, 5 - 3 2, तो किसकी तरह होगा, इट इज सिमिलर टू 2s। ये सारे तरह के ग्राफ जो आगे पढ़ेंगे सेम इसी तरह से चलेंगे। तो इसलिए हमने ये दो ग्राफ तो बनाए हैं, एक 1s, एक 2s, एक 2p। इन तीन ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा डिस्कस करने की हमें जरूरत ही नहीं है।
बस ये समझ लिया कि n माइनस एल सेम, तो ग्राफ का नेचर सेम। हाँ, उनके रेडियस की वैल्यू अलग अलग होगी, उनके साई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट उनका ग्राफ का नेचर सेम रहेगा। अब अगली बात, ये तो थे वेव फंक्शन ग्राफ्स। वेव फंक्शन ग्राफ से हमें क्या समझ में आया, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। इससे ये समझ में आया भैया, न्यूक्लियस के पास साई की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं साई की वैल्यू डिक्रीज करती रहती है, एंड इट मे एक्वायर अ नेगेटिव वैल्यू एंड देन अगेन इंक्रीज, अगेन बिकम पॉजिटिव, देन अगेन डिक्रीज टू नेगेटिव। ऐसा पॉसिबल है, ठीक। पर न्यूक्लियस के पास साई की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। साई डज नॉट बेयर अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि एम्पलीट्यूड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हुआ करता। एम्पलीट्यूड डज नॉट बेयर एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक और ग्राफ बनाना चाहेंगे जिसको हम बोलेंगे साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। नो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हुई? साई स्क्वायर। यानी अब हमारे को ग्राफ जो बनाना है, अब जो ग्राफ बनाना है वो साई स्क्वायर वर्सेस आर, फिर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और साई स्क्वायर का ग्राफ बनाना है हमें विद आर। बेटे एनसीईआरटी में इस साई स्क्वायर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। इससे कैपिटल आर से, तो घबराने का नहीं, कैपिटल आर मतलब साई स्क्वायर। अब यहां पे यही ग्राफ मुझे 1s के लिए बनाना था। ये साई का स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और ये आर है। तो बेटे अगर साई का स्क्वायर कर देंगे तो बेटा ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी ग्राफ इसका 1s का सेम ही रहेगा, सिर्फ वैल्यू में चेंज आएगा। ये 1s का ग्राफ है और वैल्यू में चेंज आएगा सिर्फ, और कुछ नहीं। क्लियर हो गई बात? ठीक, सिर्फ ग्राफ ऐसा ही होगा। हाँ, अगर यही ग्राफ आप बनाते हैं, इसके लिए यही ग्राफ आप बनाते हैं साई स्क्वायर वर्सेस आर, बट फॉर 2s। देखो बेटे, साई में बेयर अ पॉजिटिव वैल्यू, में बेयर अ नेगेटिव वैल्यू। बट एक बात बताओ, क्या कभी साई का स्क्वायर नेगेटिव हो सकेगा? कैन साई स्क्वायर भी नेगेटिव? साई स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। साई स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस ग्राफ को देखो, ये कैसे बनेगा साई स्क्वायर का। पहले इसी की तरह यहां से यहां आएगा, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से क्या होगा? पॉजिटिव। तो फिर ये ग्राफ ऊपर को जाएगा और ऐसे बनेगा साई स्क्वायर का ग्राफ फॉर 2s। साई स्क्वायर का ग्राफ फॉर 2s। ना एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट का क्या मतलब हो सकता है? व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट? इसका मतलब ये हो सकता है यहां साई स्क्वायर जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। साई स्क्वायर कैन नेवर बी जीरो, बट साई स्क्वायर इज ऑलमोस्ट जीरो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। शाबाश यार, तुम बच्चे बहुत अच्छे, बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं कभी कभी। और जहां प्रोबेबिलिटी जीरो होती है वो क्या होता है? नोड। तो डेफिनेटली दिस रिप्रेजेंट्स अ नोड। और कौन से वाला नोड? बेटा स्फेरिकल नोड। हम यहां पे प्लेनर नोड नहीं बना रहे, हम यहां पे साइज की बात अभी कर रहे हैं। अभी हमने शेप की बात की नहीं, इसलिए एक्सिस की कोई बात नहीं हो रही हमारे पास। तो प्लेनर नोड की बात नहीं हो रही है, ये स्फेरिकल नोड या नोडल सरफेस, जिसको मैंने पढ़ाया था, नोडल सरफेस या स्फेरिकल नोड, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है बेटा, तो ये 2s का ग्राफ ऐसा होगा, इट विल बेयर टू वैल्यूज। यानी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा बेटे कि पहले कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक, 2s के इलेक्ट्रॉन की, फिर वो जीरो हो जाएगी, फिर दोबारा बढ़ेगी,
यानी 2s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास दो रीजन में पाया जा सकता है, या तो इतने डिस्टेंस पर, या तो यहां से यहां तक पाया जाएगा, फिर यहां से यहां तक पाया जाएगा। ये जो बीच का रीजन है, इसमें 2s का इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, ये नोड है। ठीक, तो ये साई स्क्वायर का ग्राफ हमें ये बता रहा है कि कहां कहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ऐसे ही बेटा हमने 2p का ग्राफ भी बना दिया, तो ये 2p का ग्राफ आ गया, ये साई स्क्वायर और ये r। तो बोलो 2p का ग्राफ कैसा होगा? बिल्कुल सेम एज 1s, है ना, सिर्फ वैल्यूज का फर्क, क्योंकि n-l अगर हमारे पास सेम होगा तो ग्राफ सेम होगा। तो ये दूसरा ग्राफ हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। लेकिन सर ने ऊपर लिखा रेडियल प्रोबेबिलिटी। अब पहले थोड़ी सी मैं यहां डिस्कशन कर लेता हूं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक, और उसको समझेंगे कैसे। रेडियल प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता होगा? ये रेडियल प्रोबेबिलिटी होती क्या है बेटे? देखो, न्यूक्लियस के आसपास आज हम जानते शेल्स होंगी, और शेल्स 3 डायमेंशनल होंगी। शेल्स कैसी होंगी? 3 डायमेंशनल शेल्स होंगी, है ना, पूरा स्फेयर होगा, उसके अंदर शेल्स होंगी, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, probability of finding electron around the nucleus in a shell of volume dV, स्मॉल वॉल्यूम dV। इस शेल की जो स्मॉल सी वॉल्यूम dV है, उस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, उसको रेडियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यानी मेरी बात समझो कि ये मेरा न्यूक्लियस है, दिस इज माय न्यूक्लियस, ठीक, मैंने यहां पे ये एक एटम का न्यूक्लियस बनाया, ठीक, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, और ये उसके आसपास ये पहली शेल है, मान लो ये पहली शेल है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है जी। दिस इज फर्स्ट शेल अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक। हालांकि हमें कभी भी इसको बाउंड्री नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आज एटम की बाउंड्री का तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, हमें पक्का तो है नहीं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 होगी, बट हमने फिर भी मान लिया ये न्यूक्लियस है, शेल है, और इस शेल की रेडियस dr है, स्मॉल रेडियस dr, और इसकी वॉल्यूम dV, वॉल्यूम ऑफ द शेल, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी को मैंने कहा कि रेडियल प्रोबेबिलिटी जो है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ शेल ऑफ वॉल्यूम dV। तो इस dV वॉल्यूम वाली शेल में कितनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसको मिला के हम रेडियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है जी। तो मतलब स्मॉल वॉल्यूम ऑफ शेल dV इनटू साइज स्क्वायर, दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी इसको r स्क्वायर से लिखती है, कैपिटल R का स्क्वायर ऐसे लिख देती है। अब हमें यहाँ पे dV निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। मान लेते हैं भाई कि यहां से यहां तक का रेडियस जो है वो r है, ठीक है जी। यहां से न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस r है, और ये वॉल्यूम जो रेडियस है शेल की वो dr है। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक का
जो होगा वो किसके बराबर होगा डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटेस्ट पेरिफेरी, वो होगा आर प्लस डी आर। क्या होगा? आर प्लस डी आर। सिंपल बात, ये आर है प्लस डी आर है। अब मुझे इस वॉल्यूम ऑफ शेल को निकालना है। इसको निकालना है वॉल्यूम ऑफ शेल। तो ध्यान देखना, वॉल्यूम ऑफ शेल, वॉल्यूम ऑफ शेल। बेटे कैसे निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ शेल? क्या मैं ऐसे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ शेल के लिए? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा इसको? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, है ना बेटा? जो आउटर शेल की वॉल्यूम है उसमें से इनर शेल की वॉल्यूम को क्या कर देता हूं? माइनस। आई थिंक सो आई कैन कैलकुलेट द स्मॉल वॉल्यूम डीवी। तो डीवी बेटा आउटर वॉल्यूम, इट इज अ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो बाहर वाले वॉल्यूम का रेडियस क्या है? आर प्लस डी आर। तो लिख सकते हो 4/3 पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब। ये आउटर वॉल्यूम हो गया, माइनस इनर वॉल्यूम। इनर वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम में से आप इनर वॉल्यूम माइनस कर दें तो बेटे जी वो डीवी आ जाएगा। बेटे ये थोड़ा हायर लेवल मैथमेटिक्स हो जाएगा। इसमें एक इक्वेशन लगती है बाइनोमियल इक्वेशन। कौन सी? बाइनोमियल इक्वेशन। और बाइनोमियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो हायर पावर्स होती हैं वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे क्यूब, ठीक, रेज टू पावर 4, ये नेग्लेक्ट कर देते। क्यों? बेटा ये छोटा डिस्टेंस है, आर इज वेरी स्मॉल, पॉइंट्स में है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, क्यूब बेटे और भी छोटा हो जाएगा, अरे टू द पावर 4 और भी छोटा हो जाएगा, है ना? तो हायर पावर जो होती हैं वो यहां पे बहुत स्मॉल होती हैं, वो निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे हम सिंपल बात लिखेंगे, बाय अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, अब मुझे मत पूछेगा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, ये मैथ वाले टीचर ही बता पाएंगे भाई तुम्हारे को, ठीक है? तो बाय अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम एंड neglecting higher powers, हमारे पास जो डीवी की वैल्यू आ जाती है, डीवी की वैल्यू वो सॉल्व करके क्या निकलती है? वो निकलती है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो वॉल्यूम ऑफ शेल जब हम निकालते हैं बाय यूजिंग दिस आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम और उस पर बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं, तो बेटा जो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ शेल आती है वो आती है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सर कैसे आती? नीड नॉट टू कैलकुलेट, कोई जरूरत नहीं, ठीक। अब हम ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी का तुमसे फॉर्मूला पूछूं, इफ आई वांट कि आप मुझे ये बताओ रेडियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताएंगे मेरे बच्चे? डीवी की जगह क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। ये पक्का पूछा जाता है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता दो। तो आपने बोला रेडियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर। 4 pi r square dr into psi square, and this is radial probability is probability of finding electron around the nucleus in a shell of volume dv। बेटा क्लियर तो यस करना, नहीं तो आगे चलेंगे नहीं। जल्दी जल्दी बोलो। तो ये बात ध्यान में रखनी है, और ये कैसे निकाले हैं थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इतना सा ही पार्ट। पर एक खास बात अब हम देखेंगे, अब हम बनाएंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स, ठीक। अब हमने बनाने तीसरे रेडियल
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स, जिसके लिए हम ये सब पढ़े, अब वो ग्राफ बनाएंगे हम। और वो ग्राफ किसके बीच में होगा? वो होगा बेटा रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक, रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि अगर मैं ऐसे लेता हूं तो यहां पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr इंटू साई स्क्वायर। इधर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr इंटू साई स्क्वायर। इस एक्सिस पे मैंने ऐसे लिख दिया और यहां पे r। तो ऊपर जाते हुए रेडियल प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा एनसीईआरटी ने इसको आर स्क्वायर लिखा है, तो आर स्क्वायर और स्मॉल आर के बीच में हमने ग्राफ बनाना है। बोलो यहां तक क्लियर होता है कि नहीं होता है? यस बेटे, और जस्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, जल्दी पूछो, चलो शाबाश। सर मुझे ये पूछना है कि उसमें जो हम डीवी लिख रहे हैं उसमें डी क्या है सर? क्या सर जो डीवी हमने लिखा है, डीवी बेटा, डी डिफरेंशिएशन का साइन होता है, स्मॉल वॉल्यूम्स के लिए होता है, स्मॉल चीजों के लिए लिखते हैं, जिसको करनी बोलते हैं बेसिकली। तो सर डी आर भी हमें एक डिस्टेंस ही बता रहे हैं? स्मॉल डिस्टेंस dr। ओके सर, यस सर। तो बेटा ये और ये ग्राफ बना रहे हैं। अब एक खास बात देखो बेटा, एक बहुत ही खास बात देखनी है आपने। मैं इसको मिटा दूं बेटा, ये तो समझ में आ जाता होगा अभी। ठीक, देखो बेटा, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम तो हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो आर बढ़ता जाएगा, आर प्लस डी आर बढ़ता जाएगा, है ना बेटा? तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन साई स्क्वायर कम होगा। तो याद ये रखने वाली बात है कि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं साई स्क्वायर कम होता है, लेकिन डीवी वॉल्यूम हमेशा बढ़ता जाएगा। जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वॉल्यूम हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक, क्यों? आर बढ़ेगा भाई। तो अब देखो, देखा जाए तो हमारे पास जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है ये दो चीजों का प्रोडक्ट है कि नहीं? रेडियल प्रोबेबिलिटी इज प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, dV and psi square, where dV is volume of shell and psi square is probability density। देखो बेटा, शुरुआत में हमारी dV की वैल्यू छोटी होगी, मान लो ये 10 है, और psi square की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास psi square की वैल्यू मैक्सिमम है। तो ऑब्वियसली 10 अगर इसकी वैल्यू रख लेते हैं, मान लो इसकी वैल्यू 100 रख दी, तो ये मिला के हो गया 1000। मिला के कितना हो गया? 1000 हो गया ना बेटा। अब जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाने लगे वॉल्यूम बढ़ा, ये 20 हो गया, पर ये कम हो गया, मान लो ये 90 हो गया, तो बेटा प्रोडक्ट आ गया 1800। प्रोडक्ट बढ़ गया बेटा। अब अगर इसको और न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जाते जाते ये 30 हो गया, ये कम हो रहा है, मान लो ये 80 हो गया, तो प्रोडक्ट इसका 2400 आ गया और बढ़ गया। अब जाते जाते ये 50 हो गया, बढ़ गया, और ये भी 50 हो गया, कम हो गया, ये 2500 आ गया, प्रोडक्ट और बढ़ गया। अब इससे भी आगे चले, ये 60 हो गया, लेकिन ये 40 हो गया, क्योंकि ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो वैल्यू क्या आ गई? 2400। अरे ये तो कम हो गई यार। अब आगे चलते हैं, मान लो ये 70 हो गया और ये 30 हो गया, वैल्यू 2100 हो गई, और कम हो गया कि नहीं हो गया? अब ये 80 हो गया, ये 20 हो गया, तो वैल्यू 1600 हो गई। अब ये 90 हो गया, ये 10 हो गया, वैल्यू बेटा 900 हो गई। तो आपने देखा, जब भी कभी दो चीजों का प्रोडक्ट देखना होता है जिसमें एक की वैल्यू बढ़ रही हो और दूसरे की कम हो रही हो,
तो वो पहले बढ़ता है एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, देन डिक्रीज होता है, देन कम होता चला जाता है। पहले बढ़ता है फिर कम होता है। बोलो ये कैलकुलेशन समझ में आती कि नहीं आती? आती है ना बेटा? तो इसका मतलब हुआ कि जब हम न्यूक्लियस से मूव करेंगे, शुरुआत में न्यूक्लियस का चिपका हुआ इलेक्ट्रॉन कहीं है क्या? क्या यहां पे न्यूक्लियस पे क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है? नहीं है। वहां साई स्क्वायर 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो ये ग्राफ 0 से शुरू होगा। ग्राफ कहां से शुरू होगा? 0 से। और ग्रेजुअली इसकी वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, और फिर उस मैक्सिमम वैल्यू के बाद डिक्रीज होती चले जाएगी। तो ये ग्राफ बना हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी कम थी। जैसे न्यूक्लियस से दूर गए ये बढ़ी, और बढ़ने के बाद फिर कम होनी शुरू हो गई। यानी न्यूक्लियस के पास ये रेडियस है जहां न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस पर्टिकुलर रेडियस पे है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑन दिस रेडियस। तो अगर वननेस के लिए ग्राफ बनाया, तो वननेस के लिए हमारे पास ग्राफ ऐसे बना कि पहले प्रोबेबिलिटी बढ़ी, मैक्सिमम हुई, फिर कम हो गई। यानी पहले इलेक्ट्रॉन पाए गए थोड़े, फिर उसका क्लाउड ज्यादा बढ़िया हो गया, ज्यादा डेंस हो गया, फिर कम हो गया। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वननेस के इलेक्ट्रॉन की यहां पाए जाने की, इस रेडियस पे। और मजे की बात बताऊं, ये जो रेडियस हमारे पास आता है, इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। बेटा ये वैल्यू कहीं देखी देखी लग रही है कि नहीं? है ना? ये वैल्यू बोहर की वैल्यू थी। बोहर ने भी तो यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन इसी डिस्टेंस पे पाया जाएगा। बट बोहर की गलती क्या थी? बोहर ने बोला इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाएगा, जबकि ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी इससे पहले भी है, इससे बाद में भी है, पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां है। तो बोहर यहीं गलती कर गया। उसने बोला भी इलेक्ट्रॉन यहीं होगा, और इन्होंने बोला भी इलेक्ट्रॉन से पहले भी हो सकता है, इसके बाद में भी हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही। क्योंकि अब हम प्रोबेबिलिस्टिक हैं, अब हम डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, अब हम डिटर्मिन नहीं करते, अब हम प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। क्लियर? बात समझ में आती है? हाँ जी। प्रोबेबिलिटी यानी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी पहले न्यूक्लियस से यहां तक जाते हुए बढ़ी, फिर कम हुई। यानी एक डिस्टेंस तक न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है, फिर कम होती। समझ में आई? इससे मैं आगे शेप बना के दिखाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर दूं। ठीक, ऐसे मैं 2s का ग्राफ बनाऊंगा, 2s का ग्राफ बनाऊंगा। 2s में यहां पे वही कैपिटल R स्क्वायर यानी पाई R स्क्वायर dr इंटू साई स्क्वायर, और यहां पे R। देखो बेटा, इसमें पहले साई स्क्वायर डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम तो इंक्रीज करना ही है, तो प्रोडक्ट तो ऐसे ही रहना है। लेकिन उसके बाद फिर से साई स्क्वायर बढ़ने लगा यार, यानी वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा था, वॉल्यूम तो 100 ही था, 90 से 100 हो गया, लेकिन अब ये बढ़ने लगा, ये 10 से 20 हो गया, तो बेटा की वैल्यू 2000 हो गई। बढ़ी फिर से कि नहीं? बढ़ी ना? अब ये 110 हो गई और ये 30 हो गई, वैल्यू 330 हो गई, 3300 हो गई। देखो पहले के मुकाबले कितनी ज्यादा। तो इसलिए ये ग्राफ एकदम से फिर राइज करेगा, और अब की बार इसका राइज भी बहुत ज्यादा होगा, और फिर साई स्क्वायर कम होने लगेगा, फिर ये डिक्रीज करेगा। तो ये 2s का ग्राफ हो गया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि 2s का इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी पहले यहां से यहां तक है, इतने डिस्टेंस तक है। उसके बाद
ये वाला रीजन आ जाएगा, जिस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोड, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम, ऑलमोस्ट जीरो, और फिर दोबारा से 2s के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, मैक्सिमम पहुंचेगी। यानी 2s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास दो जगह पे मैक्सिममली पाया जा सकता है, या तो यहां पर और या तो यहां पर। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है या यहां होगा या यहां होगा, हाँ उसके आगे पीछे हो सकता है, पर यहां बिल्कुल नहीं हो सकता है, यहां बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक, ये जो डिस्टेंस था ये था 0.4 एंगस्ट्रॉम्स, यानी 2s के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पहली पॉसिबिलिटी 0.4 एंगस्ट्रॉम पे है, और ये जो है ये 2.7 एंगस्ट्रॉम। 2s का इलेक्ट्रॉन या तो 0.4 पे मैक्सिमम होता है या 2.7 पे मैक्सिमम होता है, हाँ उसके आसपास हो सकता है। जैसे आपकी जो पॉसिबिलिटी है पाए जाने की, वो या तो घर पे मैक्सिमम हो सकती है या कोचिंग सेंटर पे मैक्सिमम हो सकती है ना। ये कोचिंग सेंटर वाला एरिया हो गया, ये घर वाला एरिया हो गया, समझ में आई बात। तो दो जगह पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। हाँ आप उसके रास्ते में कहीं पाए जा सकते हैं ना भाई, उसके रास्ते में यहां पे पाए जा सकते हैं, यहां पे पाए जा सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली, पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन दो रीजन पर है। और एक ऐसा रीजन भी है जहां पे गाड़ियां बहुत तेज चल रही है, वहां आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं खड़े होने की, वो ऑलमोस्ट क्या है, जीरो। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऐसे 2s के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी दो जगह है न्यूक्लियस के आसपास, वो ये या ये। अब एक बात समझना, जो हमने n-l लिया था ना, वो क्या था, वो नंबर ऑफ पीक्स थी। मैंने बोला जिसका n-l सेम, उसका ग्राफ सेम है, क्योंकि n-l गिव्स अस पीक्स। कौन सी पीक्स, इसकी पीक्स। जैसे 1s का n-l करो जरा, 1 - 0 दैट इज 1, तो कितनी पीक आई, एक ही तो पीक आई। 2s की बात करो तो 2 - 0 कितनी पीक आई, 2, तो 2 पीक आई। तो बोलो 3s में कितनी पीक आएंगी, 3s में कितनी पीक आएंगी, ऑब्वियसली 3 - 0 दैट इज 3। अगर मैं बोलूं 2p में कितनी पीक्स आएंगी, चलो बोलो 2p में कितनी पीक्स आएंगी, ये ग्राफ बनाना है फॉर 2p। बोलो 2p के लिए कितनी पीक्स आएंगी, 2p के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, तो 1, एक ही पीक बनाओगे, देयर विल बी 1 पीक ओनली। ठीक, और वो पीक जो है दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 2.1 एंगस्ट्रॉम्स, यानी 2p का इलेक्ट्रॉन 2.1 एंगस्ट्रॉम पे ज्यादा पास पाया जाता है। ऐसे बेटे मैं आपको 5s 6s किसी का भी ग्राफ दूं, बोलो बनाओगे कि नहीं, 5s का ग्राफ दिया, कितनी पीक्स बना लोगे, 5n, ठीक, और l0, तो कितनी होगी 5, और सारी पीक एक के बाद एक बढ़ती जाएगी, पहली वाली छोटी, दूसरी वाली उससे बड़ी, तीसरी वाली उससे बड़ी, चौथी वाली उससे बड़ी, पांचवी वाली और बड़ी, वो बढ़ती जाएंगे पीक्स। और बेटे एक फॉर्मूला सिखाया था स्फेरिकल नोड्स का, क्या फॉर्मूला था बेटा स्फेरिकल नोड्स का, एक बार बोलना, n - l - 1, क्यों, वाई, क्योंकि दो पीक्स के बीच में एक नोड होता है, इसलिए जितनी पीक्स होंगी उससे एक कम नोड होगा, दो के बीच में एक, तीन के बीच में दो, इसीलिए तो हमने बात की थी कि जो नोड्स होंगे रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला पीक्स -1, पीक था n - l -1, तभी तो रेडियल नोड ऐसे निकलते थे, तभी तो 2s में एक रेडियल नोड आया। बोलो बेटे ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये ग्राफ क्लियर हुए कि नहीं हुए, जल्दी यस लिखना। सर इस ग्राफ को क्यों बना रहे, हमारी जान इतनी क्यों खा रहे हो यार, कोई तो रीजन बताओ कि ये ग्राफ क्यों बनाए। तो देखो फिर
ये मिटा रहा हूं क्योंकि ये समझ में आ चुका है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स समझाने के लिए बताया गया। अब मैं तुम्हें पिक्चर बना के दिखाऊंगा कि 1s की कैसी शेप, मतलब कैसी वो प्रोबेबिलिटी, 2s की कैसे प्रोबेबिलिटी, ठीक, 1s कैसा दिखता है, 2s कैसा दिखता है। ये न्यूक्लियस है, ध्यान देना अब इधर, कहीं छोड़ना, समझना। न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी 0, तो यहां बिल्कुल पास कुछ नहीं होगा। फिर न्यूक्लियस के पास से प्रोबेबिलिटी बढ़नी शुरू होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज बना रहे हैं, डॉट्स क्या है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। अब ये बढ़नी शुरू होगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगी, फिर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गई और फिर प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगी और डिक्रीज करते करते ऑलमोस्ट 0 के करीब हो जाएगी। तो कहा कि ये बन गया आपका 1s। ये 1s ऐसे हुआ बेटा, कभी भी हमें इसका ना बाउंड्री नहीं बना सकते, पर आज हम बोलते हैं कि हम इसकी एक बाउंड्री बना देंगे वेग सी, और इसको बोल देंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। इस बाउंड्री के अंदर 90 to 95% प्रोबेबिलिटी रहेगी, probability of finding electron is 90 to 95% in this particular boundary। तो ये 1s का आपके पास क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का 1s। अब 2s का बना के दिखाता हूं मस्त। 2s का कैसे बनाएंगे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, तो पहले इधर देखो प्रोबेबिलिटी 0, फिर बढ़नी शुरू हुई, यानी ये प्रोबेबिलिटी बढ़नी शुरू हुई, बढ़ती चले गई, काफी बढ़ गई और फिर कम हो गई और फिर ऑलमोस्ट 0 हो गई, पर फिर दोबारा बढ़ने लगी, फिर दोबारा बढ़ने लगी और अब की बार मल्टीफोल्ड बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई दोस्तों। ये क्लाउड ऑलमोस्ट बहुत काला ही हो गया और फिर डिक्रीज होने लगी। तो ये 2s का आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2s। बेटे ये जो है हमारे पास, ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन और ये बीच में नोड। ये 2s का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, उससे हमने बनाया इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी 2s के ग्राफ से हमने ये बना के दिखाया कि आपके 2s के इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा पाए जाएंगे, कहां कम पाए जाएंगे, उसके बारे में आपको मैंने क्लियर करने की है कोशिश। अब बेटा तुमसे एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कभी किसी बच्चे से जो कहीं इधर उधर पढ़ रहा हो, सो कॉल्ड देयर बेस्ट टीचर्स के पास, उनसे पूछना कि ये वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है। ये जो अंदर वाला रीजन है ना, अंदर वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन से वाला, ये वाला, ये अंदर वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है। एंड बिलीव मी, they will answer you that it is 1s। 95% बच्चे इसका आंसर यही देंगे कि ये 1s और ये 2s। गधे हैं वो, ये पूरा ही 2s है। ये 2s की पहले प्रोबेबिलिटी है और ये 2s की दूसरी प्रोबेबिलिटी है, ये पूरा ही 2s है। इसके अंदर 1s नहीं है भाई, ये 2s को बनाया गया, ये 1s को बनाया गया। सर ये एटम में कैसे लगे होते, वो आगे बताऊंगा मैं।
ठीक है जी। ऐसे अगर मान लो मुझे 3s का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाना होता, 3s का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाना होता, कैसे बनाता मैं? क्या मैं ऐसे बनाता 3s का? 2p का तो चलो बाद में देखते हैं। 3s का क्या बनाता मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड? ऐसे बनाता कि पहले प्रोबेबिलिटी यू बढ़ाता, फिर नोड बना देता, फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ाता, फिर नोड बना देता, और फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ाता। ये इसका मत बनाना, ये अलग से बनाना, ये इसमें मत इंटरमिंगल करना है, 2p का अलग है। फिर प्रोबेबिलिटी ऐसे करके बढ़ती चलता। यानी इसका अगर हम बनाते तो ऐसे बनाते भैया, पहला ये, फिर एक नोड, फिर ये प्रोबेबिलिटी रीजन, फिर नोड, फिर प्रोबेबिलिटी रीजन। तो ये 3s होता। ये कौन सा होता? 3s। पर ये मत सोच लेना ये 1s, ये 2s, ये 3s, ऐसा नहीं है। ये सारे 3s की प्रोबेबिलिटीज है। और 3s में कितने नोड होने चाहिए? 2। 2 नोड, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। ये 2 हमारे पास नोड्स दिखाई दे रहे थे, स्फेरिकल नोड्स। ऐसे करके हम s की या किसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी कहां ज्यादा कहां कम। तो बोलो बेटा, ये सारे ग्राफ समझ में आए? साई का ग्राफ हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से बनाया बाय सॉल्यूशन। इसलिए जरूरी था क्योंकि उसके बिना साई स्क्वायर बन नहीं सकता था। साई स्क्वायर इसलिए जरूरी था क्योंकि उसके बिना हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी का नहीं बनता था। तो इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से बनाया, उसका स्क्वायर करके साई स्क्वायर का बनाया, और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके ये ग्राफ बनाए। और इनसे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन कहां पाए जा सकते ज्यादा और कहां पाए जा सकते कम, इसके बारे में हमें यहाँ पे दिखना समझ में आया। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें तुम्हें पानी की तरह क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो भी बता दो, अगर हो गई तो यस बोलना। और हाथ खड़ा है वेदांश का। यस वेदांश बोलिए। यस सर। सर मुझे एक ही डाउट था सर, जो नोड होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो सर जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास का जो रीजन होता है उसको नोड क्यों नहीं मान के लेते हैं? फिर देख, न्यूक्लियस के पास वाले रीजन को नोड इसलिए नहीं बोलते, नोड 2 इंटर नोड्स के बीच का रीजन है, यानी 2 प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स के बीच का रीजन होता है। न्यूक्लियस और प्रोबेबिलिटी क्लाउड के बीच का रीजन नोड नहीं होता है। समझ में आई? गन्ने के 2 अगर वो होंगे तो उसके बीच में नोड होगा, गन्ने की जड़ और उसके बीच में नोड नहीं होता है। समझ में आई बात? यस सर। ओके सर। तो इस तरह से करके हम ये सारे स्ट्रक्चर बना लिए। जल्दी बोलो भाई, ओजस क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे ये पूछना था कि इसको एक बार दोबारा से बता दोगे कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हमने एक सरफेस दे दिया भाई, क्योंकि हम सरफेस दे तो सकते नहीं थे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी जीरो। प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% जीरो नहीं हो सकती है, तो कभी इसको बाउंड्री तो दे ही नहीं सकते। पर हमने अपनी स्टडी को आसान करने के लिए 95 टू 95% प्रोबेबिलिटी को लेकर के उसको बाउंड्री दे दी, इसलिए इसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोल दिया गया। बोलो क्लियर? यस सर, यस सर। ओके बच्चों, अब चलते दोस्तों आगे अगली कहानी। So you are not audible. So not audible. I think, sir, you're frozen. नेक्स्ट बात आती है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल हैं उनकी शेप कैसी है? देखो भैया, सबसे पहले तो हमारे पास आया एस, और एस स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अभी तुमने उसकी शेप्स बनाई है, ये न्यूक्लियस
और ये पहला इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर इसको मैं डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम दे देता हूं, तो ये मेरे पास 1s हो गया। 2s की शेप बनाऊंगा तो पहले न्यूक्लियस, पहले एक प्रोबेबिलिटी, फिर नोड, एंड देन गोइंग टू सेकंड प्रोबेबिलिटी, and this is the boundary surface. So this is the shape of 2s, that is spherical. 3s की भी ऐसे बना ही सकते हो, 4s की भी ऐसे बना ही सकते हो, अब तुम्हें समझ तो आई गई है। लेकिन बात करते हैं p की। p ऑर्बिटल्स, बेटा p ऑर्बिटल को बोलते हैं डंप बेल शेप्स। डंप बेल शेप्स, इनकी शेप जो होती है डंबल शेप होती है। जैसे बेटा p में 3 पढ़े थे हमने, px, py, pz, px, py और pz। तो बच्चों ये मैंने 3 एक्सेस बनाई है। ये मेरे पास डेफिनेटली क्या है, y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस। ठीक है जी। अगर मैं px की बात करता हूं, px की बात करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी विल बी फाउंड अलोंग द x एक्सिस। प्रोबेबिलिटी विल बी फाउंड अलोंग द x एक्सिस लाइक दिस। ये हमारे पास px की शेप हो गई डंबल शेप, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब क्योंकि यहां पे कहीं मैंने नोड नहीं बनाया, इसको 2px लिख रहा हूं, तो 2px में कोई नोड नहीं होता। 2py, 2py, ये y है, ये z है, ये x है। ओहो मैंने गलत बना, ये py है, y के लॉन्ग ये बना दिया, px यहां बना दो। px ये y एक्सिस के लॉन्ग था तो py, अगर x एक्सिस के लॉन्ग होगा, x एक्सिस के लॉन्ग होगा तो क्या होगा, 2px। ये सारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। इसी तरह से ये y, ये z, ये x, z एक्सिस के राउंड pz, ये z एक्सिस के राउंड, so this will be pz। ठीक है, तो ये 2pz होगा। ठीक है, यानी x एक्सिस के राउंड आएगा तो x बोल देना 2px, y एक्सिस के राउंड आएगा 2py, z एक्सिस के राउंड आएगा तो 2pz। लेकिन इसमें हमें एक बात समझ में आनी चाहिए जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से, ये मेरे पास 3 एक्सिस हैं। These are the 3 axes I have. ठीक, one is this y axis, one is this x axis, one is this, ये आगे z axis। मान लो मैं px की बात कर रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी यहां है कि नहीं? तो ये पूरा प्लेन खाली है, ये वाला पूरा प्लेन खाली है। कौन सा? y वाला और z वाला। यहां कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां है, यहां है। आप देखो ना, x में यहां है, यहां है, ये पूरा प्लेन खाली है। दिस मेक्स अ वन प्लेन। ठीक, तो इस वजह से 2 में, 2p में अगर मैं स्फेरिकल नोड बोलता हूं,
स्फेरिकल नोड्स इन 2p, तो वो होगा 2 माइनस p के लिए 2 माइनस 1 माइनस 1 0, स्फेरिकल नोड 0 है नहीं इधर। और प्लेनर नोड p के बराबर वो 1, कौन सी, यहां पे नोड जो है वो प्रेजेंट है क्योंकि y पे है तो x z पे है। यहां पे नोड जो है क्योंकि x पे है तो y z प्लेन है। ये प्लेनर नोड की बात हो रही, प्लेनर नोड, स्फेरिकल नोड तो इसमें है ही नहीं। और यहां प्लेनर नोड x y प्लेन पे है, ठीक, x z प्लेन, y z प्लेन और x z प्लेन। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? प्लेनर नोड समझ में आया कहां होता है? ओके, अगर मान लो कल को मुझे 3px बनाना है, कल को मुझे 3px बनाना है, तो बेटा 3px में कैसे बनाऊंगा? हाउ कैन आई मेक 3px? देखो बेटा 3px में ये मेरे पास x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, हमें पता है प्रोबेबिलिटी विल बी अलोंग x एक्सिस, प्रोबेबिलिटी विल बी अलोंग x एक्सिस, ये तो श्योर है, दिस इज श्योर। एंड जो हमें नोडल प्लेन्स मिलेंगे यानी प्लेनर नोड्स, वो कितनी होंगी? ऑब्वियसली 1, क्यों? 3 माइनस p की, मतलब हमें पता है प्लेनर नोड की वैल्यू होती है l के बराबर, p के लिए l की वैल्यू 1, तो 1 प्लेनर नोड, और कहां पे? एट, अगर ये x है, ये z है और ये y है, एट yz प्लेन, एट yz प्लेन। अब रही बात इसमें स्फेरिकल नोड ढूंढो, स्फेरिकल नोड्स, क्या फॉर्मूला स्फेरिकल नोड्स का बोलो बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल नोड्स? तो यहां 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 1, एक स्फेरिकल नोड होगा, तो कैसे दिखेगा? देखो पहले प्रोबेबिलिटी हमारे पास यूं बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर नोड आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगी और फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी पहले प्रोबेबिलिटी बढ़ी, फिर 0 हो गई और फिर बढ़नी शुरू हो गई। यानी ध्यान से देखना इसका बाउंड्री सरफेस, एक ऑर्बिटल मेरा तृतीय वर्ग है ना भाई, तो ये जो आ गया बीच में, ये वाला, ये क्या हो गया? ये स्फेरिकल नोड है, ये स्फेरिकल नोड है, समझ में आया? अगर मान लो कल को 4p बनाना होता, 4px, तो बेटा जी मैं कैसे बनाता? मैं पहले एक रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी बनाता, फिर नोड बनाता, फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी रीजन बनाता, फिर नोड बनाता, फिर तीसरा प्रोबेबिलिटी रीजन बनाता, एक प्रोबेबिलिटी रीजन फिर नोड, दूसरा प्रोबेबिलिटी रीजन फिर नोड, क्योंकि यहां पे बेटे मेरे ध्यान से देखना, दिस इज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी रीजन, देन वी हैव नोड, this is second probability region, then we have again a node,
This is third probability region. And we again have, ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका बनता, 4px का, क्योंकि इसमें स्फेरिकल नोड होते 4 -1 -1 दैट इज 2। तो ये दो हमारे पास, एक ये और एक ये दो स्फेरिकल नोड होते। बोलो बेटा, पी के डायग्राम समझ में आए कि नहीं? प्लेनर नोड तो एक ही रहना था, प्लेनर नोड तो चेंज होना नहीं था। अगर x वाला है तो प्लेनर नोड yz पे होगा। जहां मैंने xz लिख दिया गलती से, प्लेनर नोड yz पे होगा। ये तो y वाला था, xz पे, ये xz पे, ये yz पे, और ये xy प्लेन में। प्लेनर नोड तो एक ही रहना है, बट स्फेरिकल नोड ऐसे बढ़ते जाने हैं और तितली के पंख बनते जाने हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पी की शेप्स कैसे होती हैं। अगर समझ में आ गया जल्दी बोलना यस और ओके। अब है डी ऑर्बिटल्स, ठीक। अब बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स की शेप। डी ऑर्बिटल्स, बेटा व्हेन यू टॉक अबाउट डी ऑर्बिटल्स की शेप जो होती है वो वैसे तो डबल डबल होती है, लेकिन डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं। पहला dz स्क्वायर, dz स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट इसकी शेप है, ध्यान देना। ठीक, देखो ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब dz की शेप कैसी होती है? ऐसे, ठीक है जी। एंड देयर इज अ कॉलर ऑफ डेंसिटी, ऐसे एक रिंग, एक डिस्क अराउंड दिस होती है, दैट इज कॉलर ऑफ डेंसिटी अराउंड दिस, ठीक। तो dz स्क्वायर की शेप ये हो गई भाई, यानी एक डंबल है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी है, उसके अराउंड एक डिस्क है, उसके अराउंड एक डिस्क है। इसको बोलते हैं डोनट शेप। क्या बोल देते हैं? डोनट शेप। दिस इज कॉल्ड एज डोनट शेप। डोनट तो खाए होंगे कभी? नहीं खाए होंगे तो बेटा कभी बच्चे के मुंह में चूसनी तो दी होगी, तो इसलिए इसको बेबी सूदर शेप भी बोलते हैं। बेबी सूदर शेप। जो बच्चे बहुत होते हैं, है ना, तुम्हारे जैसे, उनके मुंह में चूसनी डाल दी जाती है, उस चूसनी को बेबी सूदर बोलते हैं। तो बेबी सूदर शेप डीजेड स्क्वायर की अलग से शेप, ठीक। अगली बात, आपके पास अगला आता है डी एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर। बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे डी स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले भी किसने बोला? तो मैंने बोला था ऐसे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? अब ध्यान से देखना। इसका मतलब ये होता है, मतलब ये होता है इसका कि भाई हमारी प्रोबेबिलिटी x के लॉन्ग भी है दोनों साइड, और हमारी प्रोबेबिलिटी y के लॉन्ग भी है दोनों साइड। सो दिस इज द मॉडल हियर। और इसीलिए तो बोला कि x में भी स्क्वायर और y में भी स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी फ्रॉम x टू y, फ्रॉम x टू y, इसलिए इसको बोलते हैं x स्क्वायर टू y स्क्वायर, ना कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, नहीं, x स्क्वायर टू y स्क्वायर। ठीक है बच्चे? और इसकी शेप हम बोलते हैं डबल डंबल्स, डबल डंबल, बट बेटर नेम इज क्लोवर लीफ, लौंग के पत्ते की तरह, क्लोवर लीफ। ऐसी शेप होती है इसकी, क्लोवर लीफ शेप। एंड प्रोबेबिलिटी इज along
y एक्सिस एंड x एक्सिस, तभी तो उसको बोला x के 2y। अब अगला देखिएगा, अगला है dxy, ये अगला है dxy। तो dxy की शेप कैसे होगी, ध्यान दीजिए। मैं यहां z नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो तुम्हें परेशान करेगा, आपको सिंपली समझ में आ जाना चाहिए। ये y और x, अगर प्रोबेबिलिटी yx प्लेन में हो, x और y के बीच में, यहां तो x और y के अलोंग थी, अब इसके बीच में बनानी है, xy प्लेन में, यहां और यहां xy प्लेन में प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक। तो जब प्रोबेबिलिटी xy प्लेन में हो जाएगी, सो ये xy कहलाएगा, ये इन बिटवीन द एक्सिस हो गए, ठीक। अब गैस करो कि x y z कैसा होगा, dxyz, dyz ब्रदर, dyz उसकी शेप कैसी होगी, कैसी बनाओगे, ये y, ये z, ये x, अगर प्रोबेबिलिटी अलोंग ये yz प्लेन में हो, y और z एक्सिस के बीच में प्लेन में, ठीक, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इसकी। ठीक, एंड द लास्ट थिंग इज dxz। तो भैया dxz की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली ये हमारे पास x और z के बीच में होगा, ये y, ये z, ये x, तो xz प्लेन में है क्लोवर लीफ, बट xz प्लेन में, xz प्लेन में, ठीक। तो ये d ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल्स की शेप मैंने तुम्हें बताई, ठीक। ये पहली दो अलोंग द एक्सिस थी, एक्सिस के ऊपर, अलोंग द एक्सिस थी, और अगली तीन इन प्लेन्स, इन प्लेन्स मतलब इन बिटवीन द एक्सिस। So these are the shapes of S which are spherical. These are the shape of P which are dumbbell shapes. And these 5 are the shape of D, which is 4 out of them is clover leaf and 1 is baby soother or donut shape. Donut shape में probability किसी भी एक्सिस पे जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम कॉर्नर ऑफ डेंसिटी सारी जगह ही है, ठीक है बेटा, तो किसी एक्सिस पे जीरो नहीं हो सकती। सर एफ की शेप क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है एफ की शेप्स, उसमें से डबल डंबल होते हैं, फिर उसके ऊपर भी प्रोबेबिलिटी के डिस्क होते हैं, डबल डंबल तो होते ही हैं, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी के डिस्क होते हैं, हर डंबल के ऊपर, यहां पे भी डिस्क होता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। सो नीड नॉट टू स्टडी दैट, आपको बेसिकली डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर की शेप हर हालत में आनी चाहिए, ठीक। पी की शेप पता होनी चाहिए, एस की शेप पता होनी चाहिए। तो फटाफट बोलो बेटा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कैसी होती हैं, क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपने साइज पढ़ा कैसे देखते हैं, ठीक, और हमने शेप्स पढ़े कैसे देखते हैं। बेटा शेप जो होती है वो एक्चुअली डिपेंड करती है एल एंड एम पर। एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो साइज होता है ना, साइज वो तो मेन शेल पे डिपेंड करता है, तो साइज जो होता है वो डिपेंड करता है एन एंड एल पर, साइज डिपेंड करता है एन एल पर, शेप डिपेंड करती है एल एम पर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ
तो सर अब लास्ट में हमें बता दो कि आज एटम दिखता कैसा है। अभी मैं एटम की आपको पिक्चर बना के दिखाऊंगा, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। आज से पहले कभी ऐसा देखा नहीं, आज के बाद कभी देखोगे। ठीक, ये मिटा दो भाई। तो देखो बेटा, आज के एटम की थोड़ा शेप देखना, आज के एटम का थोड़ा डायग्राम देखना कि आज एटम हमें कैसा दिखता होना चाहिए। आज एटम कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि होना तो चाहिए न्यूक्लियस। ये जी फर्स्ट शेल है सर, ये जी सेकेंड शेल आ गई जी, ये जी थर्ड शेल आ गई जी। ये मॉडल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा आप सोच रहे थे। होता कैसे है? सी दिस इज अ न्यूक्लियस। मैंने ग्रीन पेन से 1s के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो मैंने ग्रीन पेन लिया, उससे 1s के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्लाउड बनाया। क्योंकि ग्रीन ज्यादा दिखाई नहीं देता है ना बेटा, कैमरा में ज्यादा क्लियर नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने ऐसे बड़े बड़े डॉट बना दिए। ये 1s है। अब 2s, मान लो मैं ब्लू पेन से 2s बनाया, तो 2s की प्रोबेबिलिटी भी यहीं पे है। पहली प्रोबेबिलिटी 2s की यहीं जैसे है, ये 2s की प्रोबेबिलिटी है। और फिर आपको पता नोड आता है, नोड के बाद फिर ये दोबारा 2s की प्रोबेबिलिटी होती है। अब 3s की मैं रेड से शो करना चाह रहा हूं, तो ये पहले 3s की प्रोबेबिलिटी है, ये पहली प्रोबेबिलिटी 3s की। फिर हमारे पास नोड आया, फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी 3s की, फिर नोड आया और फिर तीसरी प्रोबेबिलिटी 3s की। 4s की भी ऐसी होती होगी, न्यूक्लियस से शुरू होती है। सर p कहां गया? चलो p को ब्लैक से शो करते हैं। ये 2p की प्रोबेबिलिटी है, ये x एक्सिस के राउंड, ये मान लो y एक्सिस के राउंड। डंबल बनाना, दिखाई कुछ नहीं देना है। ये मान लो z एक्सिस के राउंड, ठीक है। तो क्या आपको पता चल रहा है? बहुत सारे बच्चों ने उस दिन, जिस दिन मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बहुत बताया था, तो एक बात की थी, सुपर पोजिशन, है ना बेटा। तो यहां प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज्ड होती है। क्यों आर्यन, यही पूछा था मेरे से बेटे? यस। तो ऐसा नहीं होता है मॉडल, ऐसा नहीं होता कि एक शेल उसके बाद नोड, ऐसे नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास सभी की ज्यादा है, चाहे वो 1s का इलेक्ट्रॉन, 2s का, 3s का। ये प्रोबेबिलिटीज जो है ये सुपर इंपोज्ड है, एक के ऊपर 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 एक ही बनती रहेंगी प्रोबेबिलिटीज। पर इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर एक होंगे, नहीं। जब 2s का इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो 2p का यहां हो सकता है भाई, अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, पर ये इनकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं। एंड प्रोबेबिलिटीज आर सुपर इंपोज्ड, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ये इलेक्ट्रॉन की जितने इलेक्ट्रॉन है उसके करोड़ों अरबों पिक्चर्स हैं जो एक ही फोटोग्राफ में डाल दी गई है। तो इसलिए आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड सा नजर आएगा भाई एटम के आसपास,
और 1s की प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं कि पहले 1s फिर 2s, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कई लोग बोलेंगे, कई लोगों से पूछना, ये क्वेश्चन पूछना, बोलना 2s पहले आता है कि 2p पहले आता है, ये क्वेश्चन पूछना जरूर, मेरे कहने पर जरूर पूछना कि 2s पहले आता है कि 2p पहले आता है। तो मैं गारंटी से बोलता हूं सारे लड्डू तुम्हें यही बोलेंगे कि पहले 2s आता है फिर 2p आता है। अब उनको ना रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखाना। इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अभी तुमने बनाई 2.7 एंगस्ट्रॉम पे 2s की, और इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनाई 2.1 एंगस्ट्रॉम पे। तो बोलो कौन अंदर हुआ, 2p की 2s? 2p की प्रोबेबिलिटी ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, पर हाँ 2s की एक प्रोबेबिलिटी 0.4 पे भी तो थी, ठीक ही नहीं? तो 2s के इलेक्ट्रॉन 0.4 पे भी पाए जाते थे बहुत ज्यादा, फिर 2.7 पे तो बहुत ही ज्यादा, जबकि 2p के 2.1 पे, यानी इससे पहले। तो बोलना आगे पहले बाद में कुछ नहीं होता है, वो लड्डुओं वाला काम होता है। प्रोबेबिलिटी सभी शेल्स की न्यूक्लियस के पास से शुरू होती है, और जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कम 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 होती रहती है। हाँ ऑब्वियसली जितनी बड़ी शेल होगी, जितने ज्यादा शेल्स होंगे, उतना ऑब्वियसली शेल का नंबर बढ़ेगा, तो साइज उनका बढ़ता 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 जाएगा। पर प्रोबेबिलिटी राइट फ्रॉम न्यूक्लियस शुरू होगी सभी में। चाहे मैं 10th शेल की बात करूं, तो 10th शेल की भी प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास से शुरू होगी और 10th तक जाएगी। गॉट इट और नॉट? Sir, can you please explain this point again? हाँ जी, Sir, can you please explain this point again? मैंने कहा कि अगर आपके पास मान लो 5th शेल है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी प्रोबेबिलिटी यहां से शुरू होगी, नहीं, प्रोबेबिलिटी यहीं से शुरू होगी और जाएगी 5th तक, जहां तक हम 5th बनाना चाह रहे हैं। समझ में आई बात? शुरुआत की प्रोबेबिलिटी यहीं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास, दूर जाते प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो ऑब्वियसली ये 5 की मान लो एक प्रोबेबिलिटी बन रही है लास्ट वाली, पर उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही न्यूक्लियस के पास है। Am I clear? Yes, sir. So this is how we see atom nowadays, कि हर इलेक्ट्रॉन की, चाहे वो 2s में हो, 2p में हो, 3s में हो, 6s में हो, 7s में हो, ठीक 5p में हो, सबकी प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास ज्यादा है और उससे दूर जाते 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 कम होती चली जाती है। बट उनकी प्रोबेबिलिटीज एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज रहती है। प्रोबेबिलिटी सुपर इम्पोज होने का मतलब ये कभी मत समझना कि इलेक्ट्रॉन सुपर इम्पोज है, नहीं, इलेक्ट्रॉन सुपर इम्पोज नहीं है, ये तो उनकी पॉसिबिलिटी सुपर इम्पोज है। एक बार इलेक्ट्रॉन जहां होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को इससे दूर ही होगा ड्यू टू रिपल्शन, पास नहीं। ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटीज ओवरलैप कर रही, कि कभी वो यहां था फिर वो यहां चला गया तो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ऐसा हो सकता है। बोलो क्लियर और नॉट? So this is it with structure of atom. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करना नहीं है, जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है, ठीक? तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम था। So we have completed that.